अस्सलाम वालेकुम उर्दू अदब। आज का हमारा लेक्चर मुश्ताक अहमद यूफ्ती के लिखे हुए सबक काफ़ी, जिसका हम आधा हिस्सा पहले पढ़ चुके हैं। आज बकिया हिस्से की तफसील व तशरीह है। यूफ्ती मज़ाह निगाह हैं। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में काफ़ी के बारे में जब मुख्तलिफ अफराद से पूछा तो जो उन्होंने जवाब दिए उसके बारे में तफसीली बहस की है। अब वो आगे से बयान करते हैं कि जब मैं सबसे पूछ चुका, तमाम अफराद जिन जिन से मैंने इस बारे में पूछा है उन्होंने जो जो आरा दी। अब उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मुझे खुद भी इसके बारे में कोई राय देनी चाहिए। चनाचे अब वो खुद जो इसके बारे में राय दे रहे हैं, कुछ हिस्सा हम कल पढ़ चुके, इससे आगे चलेंगे। मालूम नहीं काफ़ी क्यों, कब और किस मर्दम आज़ार ने दरियाफ्त की, लेकिन ये वसूख से के साथ कह सकता हूँ कि यूनानियों को इसका इल्म नहीं था। अगर उन्हें ज़रा भी इल्म होता तो चराइते की तरह ये भी यूनानी टिप की जुज़े अव्वल है। अब चराइता जो है ना, ये यूनानी जो हुक्मा है उन्हें मुख्तलिफ मसाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई कड़वाहट और अजीबोगरीब जायके का हामिल ये है एक मिक्सचर। यूसी इसीलिए कहते हैं कि अगर यूनानियों को इसका इल्म होता तो वो काफ़ी को भी इल्म तिब में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसलिए मुझे यकीन है कि उन्हें इसका इल्म नहीं था, तभी तिब के मैदान में उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। इस क्यास को इस अमर से मज़ीद तक़वियत होती है कि कस्बों में काफ़ी की बढ़ती हुई खपत की गालबन एक वजह यह भी है कि अताइयों ने अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कहकर मौखर और जिक्र का सबूत अपने नुस्खों में लिखना शुरू कर दिया। यानी अब कह रहे हैं कि अब तो यूँ लगता है कि काफ़ी जितनी ज़्यादा पीना लोग शुरू हो गए हैं, अब तो इसको अताई डॉक्टरों ने अपने नुस्खों में लिखना शुरू कर दिया है। ज़माने कदीम में इस किस्म की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अदावत और रुकदे फ़ानी के लिए मखसूस था। चूँकि आजकल इन दोनों बातों को मायूब ख्याल किया जाता है, इसलिए सिर्फ सरकारें कलूसे बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहते हैं कि पहले ऐसी जो थी जड़ी बूटियाँ, दुश्मनी हुई तब पिलाया, यानी दुश्मन को सजा देने के लिए, या जिसने दूसरी शादी की उसके लिए उसे सजा देने के लिए रखा जाता था। लेकिन कहते हैं कि आजकल ये दोनों काम ही नहीं, यानी नस्ल दर नस्ल दुश्मनी भी नहीं चलती और दूसरी शादी भी अब कम की जाती है। इसलिए ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी अब कम हो गया। सुना है चाय के बड़े खूबसूरत बाग होते हैं, ये बात यूँ भी सच मालूम होती है। चाय अगर खेतों में पैदा होती तो एशियाई ममालिक में इतने अफराद से ना मिलती, बल्कि गले की तरह गैर ममालिक से दरामद की जाती। मेरी मालूमात अम्मा महदूद है, मगर क्यास यही कहता है कि काफ़ी भी ज़मीन में ही उगती होगी, क्योंकि इसका शुमार इन नेमतों में नहीं जो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर आसमान से बराह रास्त नाजिल करता है। ताहम मेरी चश्मे तखय्युल को किसी हद तक के बावर नहीं आता कि काफ़ी बागों की पैदावार हो सकती है। अगर किसी मुल्क के बागों में ये चीज़ पैदा होती है तो अल्लाह ताला जाने वहाँ के जंगलों में क्या उगता अल्लाह ताला जाने वहाँ के जंगलों में क्या उगता होगा। अब देखिए, क्योंकि मुसन्निफ ने इसमें अपनी काफ़ी से अपनी चिड़ का इजहार किया है, तो कहते हैं कि अगर बागों में काफ़ी उगती है तो फिर जंगलों में क्या उगता होगा। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि काफ़ी जंगलों में तो शायद उगती हो, अलबत्ता बागों में ये इसका उगना मुझे मशकूक लगता है। ऐसे अरबाब ज़ौक़ की कमी नहीं जिन्हें काफ़ी इस वजह से अजीज़ है कि ये हमारे मुल्क में पैदा नहीं होती। मुझसे पूछिए तो मुझे अपना एक मुल्क इसलिए और भी अजीज़ है कि यहाँ काफ़ी पैदा नहीं है। अब देखिए लफ्ज़ी हेर फेर से वो कैसे बात में मज़ा पैदा करते हैं। काफ़ी पी पी कर समाज को कोसने वाले एक इंटेलेक्चुअल ने मुझे बताया कि काफ़ी से दिल तक कमल खिल जाता है और आप भी चाहिए। मैं भी उस राय से मुत्फिक हूँ। कोई मकबूल आदमी ये ख्याल पीकर अपना मुँह बंद नहीं रखता। अब देखिए कि कैसे वो मज़े के साथ दूसरे की बात पे एक चंद लफ्ज़ों में मज़ाक का पहलू निकाल लेते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि काफ़ी पी रहा था और साथ साथ समाज को कोसने दे रहा था, उसने कहा है
کافی پینے سے دل کا کنول کھل جاتا ہے، یعنی دل کی کلی کھل جاتی ہے، دل کا جو پھول ہے وہ کھل جاتا ہے، آدمی چہکنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مان گیا کیونکہ یہ ایسا سیال ہے، اسے پی کر اپنا منہ بند نہیں رکھا جا سکتا، یعنی اندر جا کر ایسا ادم مچاتا ہے کہ انسان بے ساختہ اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط معلوم نہیں ہوتا کہ کافی پینے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے، جب بھی تو لوگ دوڑ دوڑ کر کافی ہاؤس جاتے ہیں اور گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں بہت دیر تک وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافی نہایت مقرر ہے اور دماغ کو روشن کرتی ہے، کہ کافی جو ہے وہ انتہائی اچھی چیز ہے جو دل کو تقویت دیتی ہے اور دماغ کو روشن کرتی ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے اپنی مثال دی کہ بھی کل کا واقعہ ہے، دفتر سے گھر نڈال پہنچا، بیگم بڑی مزاج ڈال دی، فوراً کافی کا ٹی پاٹ لا کر سامنے رکھا۔ اب لفظ پہ غور کیجیے، کافی کا ٹی پاٹ۔ میں ذرا چکرایا، پھر کیا ہوا؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے دودھ دان میں سے کریم نکالی، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا شکر دان سے کیا نکلا؟ فرمایا شکر نکلی، اور کیا ہاتھی گھوڑے نکل گئے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر کافی کا گھومتی کر رہی۔ اب اس پورے پیراگراف میں آپ نے غور کیا کہ اب صاحب جو کافی جیسی اعلیٰ قسم کی چیز کی داد دینا چاہتے ہیں، ان کا اپنا جو ہے ذہنی سطح ایسی ہے۔ ٹی پاٹ، ٹی پاٹ لفظ پہ آپ غور کیجئے۔ ٹی پاٹ یعنی ایسا برتن جس میں ٹی یعنی چائے ڈالی جاتی ہے۔ اب ٹی پاٹ انہوں نے اس برتن کا نام سمجھتے ہوئے کافی کے لیے بھی اسے ٹی پاٹ بھی پڑا ہے، وہ کافی پاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے ذہن میں آئی ہی نہیں، اور انہوں نے صرف اپنا وہ سمجھاتے ہوئے آگے دیکھیے دودھ دان میں سے کریم نکالی۔ اب برتن میں سے کریم نکالی آ سکتا تھا، دودھ دان میں سے تو دودھ ہی نکلنا چاہیے، کریم تو نہیں آنی چاہیے۔ کبھی یوسفی نے جب شکر دان کا پوچھا ہے تو انہیں غصہ لگا کہ شکر میں سے شکر ہی نکل رہی تھی، ہاتھی گھوڑے تو نہیں نکلتے۔ جب یہ اب یعنی ان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کیسی حماقت آمیز گفتگو کر چکے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ان کا کافی بنانا بھی کیمیا گری سے کم نہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے متعلق سننے میں آیا ہے بس ایک آنچ کی کثر ہے۔ کیمیا گر جو ہوتے ہیں یہ سونا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سونا نہیں بنتا تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری کیمسٹری، ہماری کیمیا گری میں ایک آنچ کی کثر رہ گئی، اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اور کافی کو جب پھینٹا جاتا ہے ایک برتن میں ڈال کے، کافی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے اسے بہت زیادہ پھینٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھاگ کی مانند ہو جاتی ہے، اور یہ کسی کسی کے بس کا کام ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک آنچ کی کثر رہ گئی۔ ہر ایک کافی ہاؤس اور خاندان کا ایک مخصوص نسخہ ہوتا ہے جو سینہ بسینہ، حلق با حلق منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے اس انگریز کا نسخہ تو سبھی کو معلوم ہے جس کی مزیدار کافی کے سارے ضلع میں دھوم تھی۔ ایک دن اس نے ایک نہایت پرتکلف دعوت کی۔ حبشی خانسامہ نے بہت ہی خود ذائقہ کافی بنائی۔ انگریز نے وہ نظر حوصلہ افزائی اس کو معزز مہمانوں کے سامنے طلب کیا اور کافی بنانے کی ترکیب پوچھی۔ حبشی نے جواب دیا، بہت ہی سہل طریقہ ہے، میں بہت سا کھولتا ہوا پانی اور دودھ لیتا ہوں، پھر اس میں کافی ملا کر دم کرتا ہوں۔ لیکن اسے حل کیسے کرتے ہو؟ بہت مہین چھنی ہوتی ہے، یعنی اس کو بہت نفاست سے بہت باریک اسے چھانا ہوا ہوتا ہے، حضور کے موضع میں چھانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرے قیمتی موضع استعمال کرتے ہو؟ آقا نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ خانسامہ سہم گیا، نہیں سرکار، میں آپ کے صاف موضع کبھی استعمال نہیں کرتا۔ اب سوچئے کہ اس وقت ان پینے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ سچ عرض کرتا ہوں کہ میں کافی کی تندی اور تلخی سے ذرا نہیں گھبراتا، بچپن ہی سے یونانی دواؤں کا عادی رہا ہوں، اور قوت برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کڑوی سے کڑوی گولیاں کھانے سے بے مزہ نہ ہوں، لیکن کڑواہٹ اور مٹھاس کی آمیزش سے جو معدل قوام بنتا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میری انتہا پسند طبیعت اس میٹھے زہر کی تاب نہیں ہو سکتی۔
लेकिन दिक्कत ये आन पड़ती है कि मैं मेज़बान के इसरार को दावत और वो मेरे इनकार को तकल्लुफ़ पर महलूल करते हैं। लिहाजा जब वो मेरे कप में शक्कर डालते वक्त इखलाक़न पूछते हैं एक या दो, तो मजबूरन यही गुजारिश करता हूँ मेरे लिए शक्करदान में काफ़ी के 2 चम्मच डाल दूँ। साफ क्यों न कह दूँ कि जहाँ तक अशिया खुर्दनोश का ताल्लुक़ है, मैं तहज़ीब हवास का कायल नहीं, मैं फौरी फैसला ज़हन की बजाय ज़ुबान पर छोड़ना चाहिए। यानी खाने पीनों के हवाले से तहज़ीब का देखना कि जी हमारा तहज़ीबी पस मंज़र ये है, काफ़ी ऐसे लोग पीते हैं या बाकी का ये बहुत सारी बातें मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि हमारी उनके ज़ुबान उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, मतलब है कि जायका कैसा है। पहली नज़र में जो मोहब्बत हो जाती है उसमें बिलामूम नीयत का फतूर कारफरमा होता है, लेकिन खाने पीने के मामले में मेरा ये नज़रिया है कि पहला ही लुक़्मा या घूम फैसला कौन होता है। बस जायका खाने की आदत को ज़ौक़ में तब्दील करने के लिए बड़ा पत्ता मारना पड़ता है। यानी बज़ौक़ बद जायका जो खाने हैं उनके बारे में ये कहना कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी, तो कहते हैं कि इसके लिए बड़ी स्ट्रगल, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। मगर मैं इस सिलसिले में बरसों कल के कामों दहन दोबारा करने का हामी नहीं था। वक्त क्या इसमें बीवी का इसरार या गृहस्थी मजबूरियाँ शामिल ना हो। ये नहीं कह रहे हैं अगर बीवी का इसरार शामिल ना हो या मुझे घरेलू तौर पर मजबूरी ना हो तो मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता जो मुझे अच्छी ना लगे। बनाबरईन मैं हर कॉफ़ी पीने वाले को जन्नती समझता हूँ। मेरा अकीदा है कि जो लोग उम्र भर हंसी खुशी या अज़ाब झेलते रहे उन पर दोज़ख और हमीम हराम है। यानी जिन्होंने दुनिया में ही काफ़ी पी ली उनके लिए दोज़ख हराम है, क्योंकि वो दुनिया में ही उसका कुछ ना कुछ जायका चख चुके हैं। काफ़ी अमेरिका का कौमी मशरूब है। मैं इस कल्चर में नहीं उलझना चाहता कि अमेरिकी कल्चर काफ़ी के ज़ोर से फैला या काफ़ी कल्चर के ज़ोर से राइज हुई। ये वही ना ऐसा सवाल है जैसे कि बेअदब ये पूछ बैठे कि गुब्बारे खाते खाते चाय की वजह से मकबूल हुई या चाय गुब्बारे खातर के बायस। एक साहब ने मुझे लाजवाब करने की खातर ये दलील पेश की अमेरिका में तो काफ़ी इस कदर आम है कि जेल में भी पिलाई जाती है। अर्ज़ किया जब खुद कैदी उस पर एहतजाज नहीं करते तो हमें क्या पड़ी है वकालत करें। पाकिस्तानी जेलों में भी कैदियों के साथ सलूक रवा रखा जाए तो इन सजाद जराइम में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी अब यूसी ने फौरी तौर पर उसे इस काम के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया है कि उन्हें बार बार काफ़ी पिलाई जाए। नतीजा ये होगा कि वो अपने जराइम जो हैं उन्हें मान लेंगे और मुल्की जराइम में कमी आ जाएगी। फिर उन्होंने बतलाया कि वहाँ लाइलाज मरीजों को बशाश रखने की वजह से काफ़ी पिलाई जाती है। काफ़ी की सरीयत तासीर होने में क्या कलाम है। यानी उन्होंने ये बात कही कि जो लाइलाज मरीज़ हैं उन्हें भी काफ़ी पिलाई जाती है, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे से यूसी का ख्याल सुन लीजिए कि दमे नज़ा हलक में पानी चबाने की बजाय काफ़ी के 2-4 कतरे टपका दिए जाए तो मरीज़ का दम आसानी से निकल जाए। बाखुदा मुझे तो इस तकलीफ पर भी एतराज़ ना होगा कि गुनाहगारों के फातिहा काफ़ी पर जलाई जाए। यानी अब उन्हें काफ़ी पे इस हद तक एतराज़ात है कि वो कहते हैं कि गुनाहगारों की जो फातिहा है वो भी काफ़ी पे दिलाई जाए, यानी जो उसके बाद काफ़ी ही मेहमानों को पिलाई जाए। आपके ज़हन में खुदा न खास्ता ये शुबा ना पैदा हो गया हो कि राहत फतूह काफ़ी के मुकाबले में चाय का तरफदार है, तो मजमून ख़त्म करने से पहले इस गलत फहमी का असाला करना ज़रूरी समझता हूँ। मैं काफ़ी से इसलिए बेजार नहीं हूँ कि मुझे चाय अजीज़ है, बल्कि हकीकत ये है कि काफ़ी का जला चाय फूंक फूंक कर पीता है। अब ये देखिए उन्होंने मुहावरे को कैसे तब्दील किया और अपनी बात में कैसा मजाक पैदा कर दिया कि वो चाय नहीं उन्हें अजीज बल्कि काफ़ी वो इतनी पी चुके हैं कि अब उन्हें इस बात से भी डर लगता है कि चाय पिए तो उन्हें वो भी शायद अच्छी कहते मुझे ना लगे। एक हम है कि हुए ऐसे पशेमा के बस एक वो हैं कि जिन्हें चाय के अरमान होंगे। अब ये फिर देखिए शायर ने तहरीफ की है शेर में। शायर कहते हैं कि बाद लोग तो ऐसे हैं जो कि बड़ी हंसी खुशी चाय पीते हैं। हम तो हमारा तो ये हाल है कि हम
چائے سے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے ہم نے، چائے بھی کافی کی وجہ سے ہمیں چائے بھی اچھی نہیں لگتی، ہم چائے بھی پینے کے لیے کہ روادار نہیں ہیں۔ چراغ قلم کی کتاب ہے جہاں سے یہ لیا ہوا مضمون ہے، ایک لطیف مزاحیہ مضمون جس میں کافی کے حوالے سے پرمزہ انداز میں مصنف نے بات کی ہے۔ آپ کل اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے، آج آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے اور مجھے شام تک آپ واٹس ایپ کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں تو آپ